प्रदेश में पारदर्शी परीक्षाओं को लेकर सीएम धामी ने मुख्य सचिव को दिए निर्देश का चयन प्रक्रिया में हो रही पूरी पारदर्शिता अब आयोग द्वारा ही की जाएगी प्रदेश में परीक्षाएं। सभी प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की वर्चुअल बैठक। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मंडाविया की अध्यक्षता में बैठक। उत्तराखंड के चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने भी बैठक में लिया हिस्सा। भारत को टीबी मुक्त बनाने जानकारियां की साझा। चंपावत एसडीएम अनिल चन्याल 2 दिनों से लापता। अधिकारियों में मचा हड़कंप। पुलिस कर रही लगातार छानबीन। देहरादून जिला अधिकारी ने सुनी जन समस्याएं। 60 से ज्यादा शिकायतों को मौके पर किया निस्तारित। अन्य समस्याओं के निस्तारण के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। और लोहाघाट में जारी सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ प्रशासन का अभियान। छापेमारी में प्रशासन ने जब्त किया 50 किलो से ज्यादा प्लास्टिक। व्यापारियों के काटे गए चालान। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून की बड़ी खबर के साथ, जहां उत्तराखंड में जल्द जारी होगा परीक्षा कैलेंडर। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग जल्द कैलेंडर जारी करेगा। अक्टूबर नवंबर में जारी हो सकता है 3 से 4 परीक्षाओं का कैलेंडर। तो प्राथमिकता के आधार पर परीक्षाओं की विज्ञापन भी जारी किया जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष राजेश कुमार ने जानकारी दी है। तो देहरादून से बड़ी खबर, उत्तराखंड में जल्द परीक्षा कैलेंडर जारी होगा। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग जल्द कैलेंडर जारी करेगा। आपको बता दें, अक्टूबर नवंबर में 3 से 4 परीक्षाओं का कैलेंडर जारी हो सकता है। प्राथमिकता के आधार पर परीक्षाओं की विज्ञप्ति भी जारी होगी। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष राजेश कुमार ने इसकी जानकारी दी है। बड़ी खबर देहरादून से बता रहे हैं, उत्तराखंड में जल्द परीक्षा कैलेंडर जारी होगा। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग जल्द कैलेंडर जारी कर सकता है। बता दें आपको, अक्टूबर नवंबर में 3 से 4 परीक्षाओं का कैलेंडर जारी हो सकता है। प्राथमिकता के आधार पर परीक्षाओं की विज्ञप्ति भी जारी होगी। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष राजेश कुमार ने इसकी जानकारी दी है। तो देखिए, ऐसे उम्मीदवार जो कि इंतजार कर रहे थे परीक्षा का, उनके लिए अच्छी खबर है। उत्तराखंड में जल्द परीक्षा कैलेंडर जारी होगा। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग जल्द कैलेंडर जारी करेगा। अक्टूबर नवंबर में परीक्षाओं का कैलेंडर जारी हो सकता है। जानकारी ये है कि 3 से 4 परीक्षाओं का कैलेंडर जारी होगा। उसके बाद आगे की प्रक्रिया की जाएगी। प्राथमिकता के आधार पर परीक्षाओं की विज्ञप्ति भी जारी होगी, यानी कि जो परीक्षाएं प्राथमिक तौर पर आगे रखनी होंगी, उनकी विज्ञप्ति पहले जारी की जाएगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ प्रिंसिपल करेस्पॉन्डेंट कैलाश विश्व लाइव जुड़ गए हैं। उनका रुख करेंगे। कैलाश, एक अच्छी खबर है क्योंकि जो उम्मीदवार लंबे समय से इंतजार कर रहे थे परीक्षा का, उनके लिए राहत भरी खबर है। कैलेंडर जारी हो सकता है जल्द। क्या जानकारी? अब बिल्कुल देखिए, 3 से 4 ऐसी परीक्षाएं हैं जिनके लिए कैलेंडर जारी किया जा सकता है और अगले हफ्ते ही ये कैलेंडर जारी हो जाएगा, जिसके चलते आयोग अपनी पूरी तरीके से तैयारियां कर चुका है। इसके अलावा 23 ऐसी परीक्षा होंगी जिनको पहले यहाँ पर करवाया जाएगा आयोग की तरफ से। उसके बाद जो अन्य परीक्षाएं होंगी उनको जारी करवाया जाएगा। और मुख्यमंत्री साफ तौर पर निर्देश दे चुके हैं, जो प्रमुख सचिव हैं SS संधू, कि यहाँ पर जो भी परीक्षाएं होती हैं उन परीक्षाओं के लिए पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी रखी जाए। इसी ट्रांसपेरेंसी के चलते आयोग को दी गई है जिम्मेदारी, राज्य लोक सेवा आयोग को, कि वो जितनी भी परीक्षाएं हैं प्रदेश में उन परीक्षाओं को आयोजित करवाएगा। उसके अलावा यूकेएसएससी जो पहले जो परीक्षाएं करवाता था या जो आवेदन लिए गए थे और जिन आवेदनों में परीक्षाएं नहीं हो पाई थी,
तो उनको भी ट्रांसफर अब आयोग के हवाले कर दिया गया है। तो जाहिर तौर पर ये परीक्षार्थियों के लिए भी बहुत अच्छी खबर है और साथ ही जो अभ्यर्थी जिन्होंने तैयारी की हुई है, उनके लिए भी अच्छी खबर है कि अब कम से कम उनको इस चीज़ से अब रूबरू नहीं होना पड़ेगा कि जिन परीक्षाओं की वो तैयारी कर रहे हैं, उन परीक्षाओं में पहले ही पैसा लेकर किसी अन्य अभ्यर्थियों को वहाँ पर भर्ती कर दिया गया है या फिर सेटिंग गेटिंग का जो खेल है, वो यहाँ पर चल रहा है। तो अब ऐसा देखने को नहीं मिलेगा और जल्द ही यहाँ पर जो कैलेंडर है, वो जारी होगा और तमाम जितने भी विभाग हैं, हर विभाग को ये निर्देश दिया गया है कि जिन विभागों में भर्तियां रिक्त चल रही हैं, वो विभाग अपनी डिटेल्स देंगे, अपना कैलेंडर जारी करेंगे और कैलेंडर आयोग को सौंपा जाएगा ताकि आयोग उस मुताबिक अपनी परीक्षाएं संपन्न करवा सके। बिल्कुल। और क्या लग रहा है कैलाश, कब तक कैलेंडर जारी हो सकता है? देखिए, 1 हफ्ते का वक्त यहाँ पर दिया है आयोग ने कि 1 हफ्ते में इसकी शुरुआत हो जाएगी और 1 हफ्ते के बाद से जो कैलेंडर है वो जारी हो जाएंगे ताकि जो अभ्यर्थी यहाँ पर परीक्षाएं कर सके। और इसमें एक चीज़ और मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि यहाँ पर एक पोर्टल भी इसमें बनाया जाना है, जिस पोर्टल में लोग अपनी शिकायतें कर सकते हैं। यानी अगर लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत है तो उस पोर्टल के माध्यम से वो जो प्रकोष्ठ है, उस प्रकोष्ठ पर अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं ताकि शिकायतों के आधार पर जो समस्या है, उन समस्याओं को त्वरित वहां पर उसका निस्तारण किया जाए। तो ये एक अच्छी पहल भी आयोग द्वारा की जा रही है। जी, चलिए आप बने रहिए कैलाश हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो देहरादून से एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। हल्की से तेज बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। तो सभी टीमों को फिर से अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। देहरादून से बड़ी खबर बता रहे हैं, मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर के लिए अलर्ट जारी किया गया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ कैलाश विष्ट लाइव बने हुए हैं। कैलाश, मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है, क्या जानकारी मौसम को लेकर? देखिए, 4 जिले हैं, जिन 4 जिलों के लिए ये पूर्वानुमान जारी किया गया है और येलो अलर्ट जारी कर दिया है। इसके अलावा मौसम विभाग का ये मानना है कि इन इलाकों में, इन जिलों में तेज बारिश हो सकती है, हल्की भी हो सकती है, लेकिन साथ ही आकाशीय बिजली गिरने की संभावनाएं जताई गई हैं। तो लिहाजा जितनी भी जो टीमें हैं, उन टीमों को अलर्ट मोड पर रख दिया गया है। और पिथौरागढ़ की हम बात करें तो पिथौरागढ़ के अभी 2 दिन पहले पिथौरागढ़ के धारचूला में बादल फटा था। हालांकि बादल फटने की घटना नेपाल में हुई थी, लेकिन नेपाल और भारत की सीमाएं लगती हुई हैं, काली नदी यहाँ पर दोनों देशों के बीच में बहती है। तो इसका असर भारत में भी देखने को मिला था, जहां पिथौरागढ़ में जो बादल फटा, उसके चलते 30 मकान ऐसे थे जो पानी के बहाव में बह गए थे। एक महिला की मौत हो गई थी। हालांकि अभी लगातार वहां पर आपदा का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो अभी भी चल रहा है, वहां पर लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। तो इसी के मद्देनजर ऐसी घटनाएं पुनरावृत्ति दोबारा ना हो, इसको लेकर मौसम विभाग बहुत ज्यादा अलर्ट है। और जितनी भी जो टीमें हैं, जो रेस्क्यू खासतौर पर जो आपदा में लगी हुई हैं, उन तमाम टीमों को पहले ही हिदायत दे दी गई है कि किसी भी अलर्ट को हल्के में ना लिया जाए, बहुत ही गंभीरता से लिया जाए। लिहाजा इस वक्त प्रशासन पूरी यहाँ पर एहतियात यहाँ पर बरता जा रहा है ताकि किसी तरह की कोई दिक्कतें पेश ना आए। बिल्कुल कैलाश, पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश के आसार ज्यादा बने हुए हैं। देहरादून की बात करें तो देहरादून में फिलहाल क्या मौसम बना हुआ है? देखिए, देहरादून में भी कल बारिश हुई थी रात को। आज सुबह भी देहरादून में बारिश हुई थी, जल भराव कई जगह देखने को मिला। फिलहाल अभी बादल लगे हुए हैं, लेकिन कुछ एक इलाके हैं जहां पर अभी भी हल्की बारिश देहरादून में हो रही है। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि ये जाता हुआ मानसून है, लेकिन जाते हुए मानसून में भी इस तरीके से बारिश होना, उसके बाद इस तरीके से नुकसान होना, तो कहीं ना कहीं ये चिंताजनक है। और जिसको लेकर इस वक्त तैयारियां तेज हैं कि जाते हुए मानसून में कोई अब ज्यादा यहाँ पर जन हानि का नुकसान न हो, इसको लेकर एहतियात बरते जा रहे हैं। बिल्कुल, मानसून की विदाई के साथ यहाँ पर एहतियात भी बरते जा रहे हैं ताकि किसी तरीके का कोई नुकसान ना हो। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए कैलाश, और तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में सामने आए भर्ती घोटाले के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू को जरूरी निर्देश दिए हैं। भविष्य में पारदर्शी और सुचितापूर्ण ढंग से चयन प्रक्रिया की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे योग्य युवाओं का चयन हो सके। सीएम धामी ने इस संबंध में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और अन्य चयन एजेंसियों को भी निर्देश दिए हैं। साथ ही आगामी जो भी परीक्षाएं आयोजित की जानी है, उनका जल्द विज्ञापन जारी कर चयन प्रक्रिया शुरू करने को कहा गया है। पुलिस रैंकर्स भर्ती परीक्षा के संबंध में भी जल्द कार्रवाई के लिए सचिव को निर्देश दिए गए हैं।
चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने देश भर के स्वास्थ्य मंत्रियों की वर्चुअल बैठक में हिस्सा लिया। सचिवालय के वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार से मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत बैठक में शामिल हुए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में हुई बैठक में डॉक्टर रावत ने प्रदेश में क्षय रोग उन्मूलन के कामों की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने साल 2024 तक टीबी मुक्त उत्तराखंड बनाने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य में बड़े स्तर पर टीबी रोगियों की पहचान और उपचार के लिए कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, देहरादून से खबर है, जहां जिला अधिकारी सोनिका की अध्यक्षता में ऋषि पर्णा सभागार में जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें प्राप्त 67 शिकायतों से अधिकतर शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। इस दौरान जिला अधिकारी ने वर्चुअल माध्यम से जुड़े समस्त उप जिला अधिकारी और बैठक में उपस्थित संबंधित विभागों के अधिकारियों को जनमानस की समस्याओं पर अपने स्तर से निस्तारण करने के निर्देश दिए। साथ ही विभागों से संबंधित प्राप्त शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए निस्तारण करने के निर्देश भी दिए। आगे बढ़ेंगे, लोहाघाट में सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया गया, जिसके तहत राजस्व विभाग की टीम ने बाराकोट और खेतीकान क्षेत्र में दुकानों में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान कई व्यापारियों से 50 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त किया गया। वहीं पकड़े गए व्यापारियों पर चालानी कार्रवाई भी की गई। इस दौरान तहसीलदार ने व्यापारियों से अपील करते हुए कहा कि जिस किसी भी व्यापारी के पास सिंगल यूज प्लास्टिक बचा हुआ है वे नगर पालिका में जमा करवा दें, अन्यथा छापेमारी के दौरान कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सिंगल यूज प्लास्टिक के मामले में छापेमारी की जा रही है। 9 तारीख को हमने बाराकोट मुख्य बाजार में छापेमारी करी, जिसमें हमने 15 से 20 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक, जिसमें डिस्पोजेबल गिलास, थालियां आदि जब्त करी हैं और कुछ लोगों के हमने चालान किए, जिसमें 800 रुपये की धनराशि वसूली गई। और उसके अगले दिन हमने खेतीखान बाजार में छापेमारी करी, जहां से हमने 20 से 25 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त किया है और 4 लोगों के चालान भी किए हैं। और ये छापेमारी लगातार जारी रहेगी और मैं लोगों से अपील करता हूँ, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से भी अपील करता हूँ कि वो सिंगल यूज प्लास्टिक है जिसको एक बार यूज करके फेंक दिया जाता है, उसका उपयोग बंद कर दें। बाजपुर के सुल्तानपुर पट्टी से बच्चा चोर के शक में पिटाई का मामला सामने आया है। दरअसल 2 युवक खेत किनारे बैठे हुए थे, वहीं मौके से गुजर रही महिलाओं ने दोनों को देखकर शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसके बाद दोनों युवक भाग निकले। वहीं एक युवक को सुल्तानपुर पट्टी के पास स्कूली बच्चों ने पकड़ लिया और बच्चा चोर समझकर उसकी पिटाई करना शुरू कर दी। वहीं मौके पर मौजूद अन्य लोगों ने युवक की जान बचाई है और उसे पुलिस के हवाले कर दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। निवेदन ये करता हूँ कि इस प्रकार की अफवाहों पर ज़्यादा ध्यान न दे करके आप जो है पुलिस को इन्फॉर्मेशन करें और पुलिस मौके पर आएगी, क्योंकि ये पहले भी इस प्रकार की अफवाहें चली हैं। एक बार जो है चुटिया काट वाला और फिर ये मोनोत्सवा वाली घटनाएं, इसमें जो अफवाहें चली थी वो काफ़ी दिनों तक वो भी चलती रही और फिर बाद में जो है ये अपने आप ही समाप्त हो गई है। पुलिस उसके खिलाफ जो है NHA के हमारे पुलिस महानिदेशक महोदय ने भी कल जो है इसमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उनके द्वारा ये बताया गया कि इस प्रकार का अगर कोई व्यक्ति मिलेगा तो उसके खिलाफ जो है NHA की कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ेंगे, हरिद्वार में त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर जिला अधिकारी ने समीक्षा बैठक की, जिसमें शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव को संपन्न कराए जाने को लेकर सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान जिला अधिकारी विनय शंकर पांडे ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत समन्वय निर्वाचन 2022 संवेदनशीलता की दृष्टि से सभी के लिए चुनौतीपूर्ण है, इसलिए जिस किसी भी कर्मचारी को जो भी जिम्मेदारी सौंपी गई है उसका निर्वहन गंभीरता के साथ करना सुनिश्चित करें। आगे बढ़ेंगे, पिरान कलियर को उत्तराखंड का 6वां धाम माना जाता है, लेकिन इस धाम में कई अनैतिक कार्य हो रहे हैं, जिनको लेकर प्रदेश के वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि पिरान कलियर में लोगों की आस्था अटूट केंद्र है, लेकिन इस आस्था पर कुछ लोग धब्बा लगाने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर मानव तस्करी के साथ साथ ड्रग्स तस्करी, देह व्यापार जैसी कई घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसको लेकर बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है और इस गंदगी को हटाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास करेगी।
पुलिस के संज्ञान में मामले और पुलिस काम कर रही है। लगातार जो इनपुट्स आ रहे हैं उनमें यही हो रहा है कि यहाँ से कैसे ड्रग्स रैकेट्स को साफ किया जाए, वहां से गिरफ्तारियां भी लगातार हो रही हैं, कैसे देह व्यापार के मामले में जो मामले चल रहे हैं इस मामले से निपटा जाए, कैसे जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला होता है, जो लोग वहाँ जवान बच्चे कोई मिल जाते हैं मासूम से तो उन्हें ले जाके और कहीं से कहीं पार करा दिया जाता है, कैसे उनके ऑर्गन बेचे जाते होंगे, क्या उनके साथ होता होगा। ये अपने आप में बहुत संजीदा मामले हैं और मुझे लगता है धामी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे स्पेशल कहा है कि इन चीजों के ऊपर बहुत बारीक निगाह रखनी है, बेगुनाह को छेड़ना नहीं है और गुनहगार को छोड़ना नहीं है। उत्तराखंड में पुलिस कर्मियों के 4600 ग्रेड पे मामले में सरकार ने पहल करते हुए समाधान करने की कोशिश की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस विभाग में कांस्टेबलों को समय से प्रोन्नत करने के लिए हेड कांस्टेबल रैंक के 1750 नए पद सृजित करने और एडिशनल एसआई का नया रैंक सृजित करते हुए 1750 नए पद स्वीकृत करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इन पदों पर उन्नति के साथ साथ 4200 का ग्रेड पे भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री के इस आदेश के बाद राज्य के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को धन्यवाद देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के इस फैसले से जवानों को प्रोन्नति के ज्यादा अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही विवेचना के लिए नए विवेचक उपलब्ध होने से विवेचना की गुणवत्ता में भी सुधार आएगा। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि इस निर्णय से सभी कांस्टेबल कम से कम एडिशनल एसआई के पद से सेवानिवृत्त होंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभारी हूं, जो उन्होंने हमारे जवानों की ग्रेड पे की समस्या का समाधान किया है। मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि उत्तराखंड पुलिस में 17,500 पद कांस्टेबल रैंक के हैं, 3440 हेड कांस्टेबल के हैं और एसआई के 1980 के करीब पद हैं, जिनमें से आधे प्रमोशन से होंगे, सीनियरिटी से, आधा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। इस तरह इन लोगों पे प्रमोशन के बहुत ही कम एवेन्यू होते थे और हमारे पास सिपाही को हेड कांस्टेबल बनने में 20 से ज़्यादा साल लग जाते थे और एसआई तो बहुत ही कम लोग बन पाते थे और ये 1750 सारे पद प्रमोशन के होंगे। तो इससे हमारे विभाग में एकदम से जो ऑलरेडी हेड कांस्टेबल हैं वो सब, उनमें से अधिकांश एडिशनल एसआई बन जाएंगे और फिर नीचे हेड कांस्टेबल की अपने 1750 और ये जो 1750 3500 वैकेंसी हेड कांस्टेबल पे होगी, तो सारे कांस्टेबल्स में एक साथ से प्रमोशन के बहुत ज़्यादा स्कोप होंगे। आगे बढ़ेंगे। लोहाघाट ब्लॉक के पुल्ला टमटकांडे कच्चे मार्ग की बदहाली पर ग्रामीणों ने नाराजगी जताई है। गुस्साए ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष सरिता अधिकारी के नेतृत्व में प्रदर्शन किया और सड़क डामरीकरण की मांग को लेकर एसडीएम को ज्ञापन दिया। ग्राम प्रधान संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष सरिता अधिकारी ने कहा कि रोड में जगह जगह गड्ढे हो गए हैं। बारिश के दिनों में सड़क पर ग्रामीणों का पैदल चलना भी मुश्किल हो रहा है। के अधिकारी को फोन करते हैं, पहले तो इनका फोन उठता नहीं है, फिर उसके बाद उठाते हैं तो कहते हैं कि पैसा नहीं है हमारे पास पैसा इसमें 4 करोड़ का खर्चा है, हमें 3 करोड़ रुपए दिया गया था। डीएम साहब उस टाइम विनीत तोमर जी थे, उनको भी मैंने ज्ञापन दिया था इसके संज्ञान में। हमने यहाँ एसडीएम मैडम को भी, ये कैन गोस्वामी जी थे, उनको भी दिया था। उसके बाद इनने कहा, उसके बाद वो प्रस्ताव ही जहाँ जाते होंगे उसका कोई जवाब नहीं आता मेरे को। इस रोड को जल्द से जल्द बनाने की कोशिश करें, अगर नहीं बनती है, अगर इस रोड में कोई दुर्घटना होती है तो इसकी जिम्मेदार शासन प्रशासन रहेगा। चंपावत की टनकपुर कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। चेन स्नेचिंग करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही लूट के माल को भी बरामद कर लिया गया है। दरअसल टनकपुर की पिथौरागढ़ चुंगी के पास एक महिला की चेन स्नेचिंग कर कुछ अपराधी फरार हो गए थे, जिसकी शिकायत महिला ने स्थानीय कोतवाली में दर्ज कराई थी, जिसके बाद आरोपी दीपक कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुट गई है। के पास में एक महिला थी, उनके द्वारा लगभग दिन में 1-2 बजे के आसपास चेन स्नेचिंग की घटना हुई थी और ये 6 जुलाई की घटना है। और उस घटना के तत्काल बाद हमारी कोतवाली टनकपुर और एसओजी टीम का एक संयुक्त टीम बनाई गई और उसको टीम को लगातार काम पे लगाया गया था और लगभग 2 महीने की लगातार कोशिश के बाद से कल एक अभियुक्त दीपक, जो बिलासपुर का रहने वाला है, वो अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया और उसी अभियुक्त से एक चेन भी बरामद की गई है, जो उसके द्वारा स्नेचिंग की गई थी। उसके साथ जो दूसरा व्यक्ति था निर्भय, जो उसका चचेरा भाई है, वो अभी तक फरार है और उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। उक्त अभियुक्त को जो गिरफ्तार किया गया है उसको आज अग्रिम कार्रवाई के लिए न्यायालय में पेश किया।
ऊधम सिंह नगर में सड़क हादसों का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। सड़क हादसे का एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वीडियो में तेज रफ्तार बाइक कार से टकराकर कई फीट हवा में उछल गई। इस भीषण सड़क हादसे में मामा भांजे की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनको इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। दोराहा स्थिति राष्ट्रीय राजमार्ग 74 पर कार और बाइक में जोरदार टक्कर हो गई थी। व्यक्ति जो है अपनी सिस्टर को उसके 3 बच्चों के साथ छोड़ने के लिए उसके घर जा रहा था। कहीं बाजपुर की तिराई पर वो किसी वाहन से टकरा गया और जो उसमें मामा और भांजे की जो है उसमें डेथ हो गई। वो तिराहा है, वहाँ पर जो है मैंने इस संबंध में एनएच को भी बता दिया है कि उनमें वहाँ पर जेब्रा क्रॉसिंग, ट्रैफिक की लाइट और जो है एक चेतावनी बोर्ड ऐसे तिराहों पर हर जगह पर जो है लग जाएं, जिससे दुर्घटनाएं बच जाएंगी। काशीपुर की मैक्स प्राइड फैक्ट्री में काम कर रहे बाबू राम बीते 3 सितंबर को बॉयलर से एसिड गिरने पर पूरी तरह झुलस गया था, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई है। गुस्साए परिजनों ने शव को फैक्ट्री के सामने रखकर प्रदर्शन किया और फैक्ट्री प्रबंधक पर सुरक्षा मानकों का ध्यान न रखे जाने के आरोप लगाए, साथ ही मुआवजे की मांग की है। वहीं मौके पर पहुंची सीओ वंदना वर्मा की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। व्यक्ति यहाँ 15 साल से बाबूराम जी हैं, जो यहाँ नौकरी करते थे। परसों फैक्ट्री में ही इनके साथ घटना घटी कि एसिड यहाँ फैक्ट्री का जिस फैक्ट्री में यूज़ होता होगा वो उनके ऊपर गिर गया और उनके बाद हालत ख़राब हो गई। उसके बाद ये परिवार उसको मुरादाबाद लेके वहाँ से दिल्ली रेफर कर दिया गया, वहाँ चले गए, उनकी मृत्यु हो गई। घटना है यहाँ पर, ये एक श्रमिक थे फैक्ट्री में, इनका नाम बाबूराम है। ये बॉयलर से जल गए थे। उसके बाद इनको पहले KPR हॉस्पिटल फिर मुरादाबाद और उसके बाद कंपनी के द्वारा इलाज कराया गया, परंतु आज उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद परिजन इनको वहाँ से एम्बुलेंस से लाए और सीधे इनको यहाँ रख दिया है। अभी मौके पर पुलिस है, हम लोग उनको कोशिश कर रहे हैं उनको यहाँ सुनवाई। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।